हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, आनंद में हैं। बच्चों, हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राहुल सिंह में आपका स्वागत है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। नीट और जेई के अंदर सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है और इसका बहुत स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल सवाल भी बनता है, राइट। चलिए, आपने कभी विचार किया है बच्चों कि एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब आप ओपन करते हो, तो बहुत सारे बुलबुले जो है नीचे से ऊपर की ओर मूव करते हैं, लेकिन बंद बोतल में, कैप्ड बोतल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? और जब वो बुलबुले ऊपर की ओर मूव करते हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ गैस है जो बुलबुलों की फॉर्म में बाहर निकल रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो गैस, जब आपने ढक्कन खोला तो आपने प्रेशर को कम कर दिया। जब आप वो बॉटल पैक थी तो हाई प्रेशर पे थी, और जब ढक्कन खोला तो प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम होने पर वो गैस उस लिक्विड में से बाहर निकल रही है, कोल्ड ड्रिंक में से बाहर निकल रही। तो प्रेशर कम होने पर वो गैस बाहर क्यों निकल रही है? ठीक है, पहले अच्छी तरीके से मिली हुई थी और जैसे ही प्रेशर कम किया तो गैस बाहर निकल रही है। ऐसा क्यों होता है? ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। आप लोगों को ये एक फ्रॉग दिख रहा है, एक मेंढक दिख रहा है। ये मेंढक पूरी तरीके से जमा हुआ है बच्चों। अब अगर मैं बात करूं कि पूरी तरीके से जमा होने का मतलब है, ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे इसकी बॉडी का वाटर कंटेंट जम जाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो इसकी बॉडी को, जो है इसकी बॉडी के अंदर सेल्स को प्रिवेंट कर रही है, मतलब कि इसकी बॉडी के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो जमा नहीं है। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो इसको, इसके बॉडी के अंदर जो पानी है उसको जमने से रोक रही है ना। तो आप लोग देख सकते हो, इसको फ्रोजन फ्रॉग बोलते हैं, फ्रोजन फ्रॉग, है ना बच्चों। आप देखो, इस एक फैक्ट्री का ही फोटो है। फैक्ट्री की पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है यहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है बच्चों। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है पानी को फिल्टर करना, ऑस्मोसिस, ठीक है। पानी का डीसॉल्टेशन करना, मतलब सॉल्ट को अलग करना और पानी को अलग करना। ये सारी चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में यूज हो रही है, और ये सारी चीजें सॉल्यूशन के अंदर पड़ी जाती हैं। सॉल्यूशन के ही कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन को ही इफेक्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन के ही पार्ट्स, राइट। प्रेशर कुकर के अंदर खाना क्यों जल्दी बनता है? क्या होता है? लिक्विड वेपर प्रेशर। क्या होता है? लिक्विड वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारे से कॉट के साथ में, बहुत ही प्यारी सी लाइन के साथ में। लेट्स डू दिस। जीवन के अंदर कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी को खत्म करने के लिए, जीवन के अंदर कोई भी सफलता को हासिल करने के लिए, कोई एम को हासिल करने के लिए जरूरी है सबसे पहला कदम। अगर आपने पहला कदम बहुत इफेक्टिवली उठा लिया है तो यूं समझ लो आपने आधी जंग जीत ली, है ना। तो आप लोग बहुत ज्यादा चिंतन मत करिए। देखो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर सफल होने के लिए जद्दोजहद चल रही है। तो चिंतन मनन नहीं करते हुए आपको कॉपी और पेन उठाकर बस लग जाना है, पहला कदम उठा देना, और उससे यूं समझ लो कि आपने आधी दूरी तय कर ली होगी, है ना। तो लेट्स डू दिस, आप बस लग जाइए। सबसे जरूरी चीज वो है। देखो बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर उसे कहते हैं जिसमें आपने जो 2 कंपोनेंट आपस में मिलाए हैं वो पूरी तरीके से घुल चुके हैं, उनकी कंपोजिशन हर जगह से अपने को सेम मिलेगी। मतलब कि मिलाए गए कंपोनेंट्स के पार्टिकल उस सॉल्यूशन के अंदर, उस कंटेनर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, है ना। देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैसे मान लो आपने ये कंटेनर लिया, इसके अंदर आपने 2 कंपोनेंट लिए, मान लेते हैं अपन, ये ऐसे बना लेते हैं। ठीक है,
तो यहां पर एक येलो और व्हाइट डॉट दिख रहे होंगे, दो कंपोनेंट्स मैंने आपस में मिक्स किए, तो देखो दोनों ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपस में, है ना। तो ऐसा जो मिक्सचर बनता है उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसमें जो कंपोनेंट्स का कंपोजिशन है वो हर जगह से सेम होगा। मैंने यहां से एक सैंपल उठाया, यहां से एक सैंपल उठाया और यहां से एक सैंपल उठाया। जैसे मान लो नमक और पानी का मैंने मिक्सचर बनाया और 3 सैंपल मैंने लेकर उनको टेस्ट किया, तो तीनों जगह से जो टेस्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। तीनों जगहों से जो टेस्ट आएगा वो सेम आएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं बच्चों होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं बच्चों, सॉल्यूशन होते हैं। तो अपन सॉल्यूशन पढ़, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये वाले पार्टिकल्स होते हैं, इनकी साइज बहुत छोटी होती है और इनकी साइज जो है बच्चों वो 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। इनकी साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होती है, ठीक। अगर आप देखोगे इस डायग्राम के अंदर सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है। और अगर अपन कोलॉइड्स की बात करें, कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइड की बात करें, तो उनके पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है। और जो सस्पेंशन होते हैं उनको अपन इजीली छान के सेपरेट कर सकते हैं, उनके पार्टिकल्स की साइज 100 नैनोमीटर से भी ऊपर होती है, 1000 नैनोमीटर तक, राइट। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है और ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कैसे मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस। अपने सॉल्यूशन, अपने सिलेबस के अंदर सॉल्यूशन के जो 2 कंपोनेंट्स को मिक्स करने का ही खेल है। मतलब कि अपना जो सिलेबस के अंदर पार्ट है वो है बाइनरी सॉल्यूशन का। किसका है बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स, है ना, राइट। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं मैं बच्चों, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। क्या होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो ज्यादा मात्रा में होगा, जो ज्यादा मात्रा, जैसे मैंने नमक और जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट को मिक्स किया, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा बच्चों, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो तो होगा सॉल्वेंट, ठीक है। हायर और बिगर इन अमाउंट, हायर इन, और जो कम क्वांटिटी में होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट, ठीक है। लेसर इन अमाउंट, लेसर इन अमाउंट। जो कम होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे और जो ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो मुझे बताओ सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट होगा बच्चों सॉल्यूट, और वाटर क्या होगा बच्चों, वाटर होगा सॉल्वेंट, है ना। ये चीजें हैं बहुत इजी, आप लोगों को काफी मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। आप लोग साथ में कनेक्ट होके चलिए, ऐसा लगना चाहिए कि मैं आपको बिल्कुल सामने बैठकर पढ़ा रहा हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट अपना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, या फिर अपन लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, या फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो क्या हो, गैस हो। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है लिक्विड हो, और सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो कौन हो, सॉल्वेंट जो है बच्चों सॉलिड, जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड, ठीक। अब गैसियस सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट आपके क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट आपके गैस होना चाहिए, तीनों ही कंडीशन में। मतलब कि सॉल्वेंट गैस होगी और जो सॉल्यूट है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें 3 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं गैसियस सॉल्यूशन में। इसी प्रकार लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो जो सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा, लिक्विड होगा, और सॉल्यूट गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट जो है सॉलिड होगा और जो सॉल्यूट है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकता है ना। चल अब बात करते हैं आगे गैसियस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल की। देखो
अगर मैं इस सॉल्यूशन को बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा गैस गैस सॉल्यूशन, तो आपको समझ जाना है गैस सॉल्यूट है और गैस ही कौन है, सॉल्वेंट है। इसको मैं बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा लिक्विड गैस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट को पहले बोलते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये वाली चीजें बोलने के लिए ऐसी बोली जाती है लिक्विड गैस सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड कौन है, सॉल्यूट है, और गैस सॉल्वेंट है। सॉलिड गैस सॉल्यूशन का मतलब बच्चों क्या हुआ, सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है और गैस जो है वो सॉल्वेंट है ना। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए एनसीईआरटी की लाइन भी अपने को साथ साथ देखनी पड़ेगी और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब देखो गैसों का जो मिक्सचर होता है वो हमेशा जो है होमोजीनियस होता है। गैसों का मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस होता है, क्योंकि गैसों के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और इसमें दूसरी गैस का जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरी गैस का जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए गैसों का जो सॉल्यूशन बनता है वो हमेशा कैसा बनता है बच्चों, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। मतलब कि उनको अपन आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। कोई भी दो गैसों को अपन मिक्स करेंगे तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन ही बनाएगी, है ना। तो गैस, किसी भी गैस का सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन ही होगा, मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा। अब गैस गैस का मिक्सचर, जिसके एग्जाम्पल यहां पर लिखे हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के मिक्सचर। आप कोई भी दो गैसों के मिक्सचर ले ना, जैसे CO2 + O2 या O2 + N2 व्हाटएवर, तो वो हमेशा जो है वो सॉल्यूशन ही बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो है लिक्विड गैस सॉल्यूशन की बात करें तो इसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, मतलब कि क्लोरोफॉर्म यहाँ पर लिक्विड जो है वो क्या है, सॉल्यूट है, और नाइट्रोजन जो है बच्चों वो क्या है, वो यहाँ पर सॉल्वेंट है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बता दो, CHCl3, ये तो लिक्विड है बच्चों, और N2 क्या है बच्चों, गैस है। यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट नाइट्रोजन है, और सॉल्यूट जो है वो क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट सॉलिड गैस सॉल्यूशन की बात करें हम, तो सॉलिड गैस सॉल्यूशन के अंदर अपन जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा, और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड नहीं सॉरी गैस होगा। ठीक है, तो कैम्फर एंड नाइट्रोजन गैस, जो कपूर होता है उसका नाइट्रोजन गैस के साथ, कपूर कैसा होता है, कपूर तो सर क्या होता है, कैम्फर, ये क्या होता है, ये तो सर सॉलिड होता है। और N2 के साथ अपन नाइट्रोजन गैस के साथ जब इसका मिक्सचर बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो इनके पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से कम हो जाती है, और ये एक सॉल्यूशन की फॉर्म में बनते हैं। अब बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल की बच्चों, तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट जो है वो कौन होगा बच्चों, लिक्विड होगा, और सॉल्यूट जो है वो कौन होगा, गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों हो सकते हैं। अगर गैस लिक्विड का सॉल्यूशन बनेगा तो आप एग्जांपल ले सकते हो ऑक्सीजन, पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन, पानी के अंदर, पानी यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, और उसके अंदर ऑक्सीजन गैस घुली हुई है। तो सॉल्वेंट तो लिक्विड होना चाहिए लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा बच्चों, सॉल्वेंट लिक्विड होगा। गैस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट गैस होगा। और सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड होगा। बोलो, तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपके गैस लिक्विड, जैसे खून में घुली हुई ऑक्सीजन, ये भी यहाँ पर ब्लड जो है वो लिक्विड है और उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो गैस है। तो ये ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ये आपके एग्जाम्पल हो गया किसका, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। ऐसे ही लिक्विड के बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे एथेनॉल शराब और आपके पानी का मिक्सचर, ये भी कैसा है, ये भी है आपके होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन। बोलो, चल सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड लिक्विड के अंदर अपने को डिसॉल्व करना है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे चीनी को पानी के अंदर घोल दो, आपके नमक को पानी के अंदर घोल दो। ठीक है, आयनिक बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं, आयनिक सब्सटेंसेस का काम ही होता है पानी के अंदर घुलना, राइट। तो ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, फ्रक्टोज डिसॉल्व इन वाटर, सुक्रोज डिसॉल्व इन वाटर, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं,
ये एग्जाम्पल किसके हैं? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर है, जिसके अंदर सॉलिड बच्चा सॉल्यूट होता है और लिक्विड बच्चों क्या होता है? लिक्विड सॉल्वेंट होता है। ठीक, अब सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें, ये एग्जाम्पल्स आप याद रखो, एनसीईआरटी के काम आते हैं बहुत। अब सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉलिड यहां पर सॉल्वेंट होगा और गैस लिक्विड सॉलिड सॉल्यूट हो सकते हैं। गैस सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम मेटल, पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस का जो सॉल्यूशन बनता है वो इसका एग्जाम्पल है। किसका? गैस सॉलिड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ऐसा कुछ पढ़ेंगे भी, ठीक है, जिसमें हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे, जिसके अंदर जो मेटल यूज करेंगे वो पैलेडियम होगा और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस अपन फ्लो कराएंगे। ठीक, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोजन और पैलेडियम के सॉल्यूशन में बच्चों मेरे को बताओ कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो आप बताओगे कि पैलेडियम तो सर सॉल्वेंट है और हाइड्रोजन सर सॉल्यूट। ठीक, अगर मैं लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन की बात करूं तो एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, एमलगम ऑफ मरकरी एंड सोडियम, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है NaHg। क्या होता है बच्चों? NaHg। ये एमलगम बनता है, मरकरी का एमलगम बनाती है, तो सोडियम और मरकरी का जो सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर जो मरकरी है वो तो लिक्विड होती है, हमें पता है मेटल मरकरी लिक्विड की फॉर्म में होती है, और सोडियम जो है मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहां पर सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट है सोडियम। ठीक है, मैं यहां पर इसके अंदर अगर लिखूं तो आप लोगों के लिए तो बताओ सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट है सोडियम, और बताओ सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट कौन है बच्चों? तो सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट है Hg। ठीक, मरकरी। अब सॉलिड सॉल्यूशन, दोनों सॉलिड को आपने तांबे और सोने का मिक्सचर तो देखा ही होगा। अब बताओ उसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, तांबा या सोना? अगर तांबा ज्यादा क्वांटिटी में होगा और सोना कम होगा तब तो भाई सोनारों की दुकानें बंद हो जाएगी, ज्वेलर्स की दुकान बंद हो जाएगी, ऐसा तो चलेगा नहीं। अब तो काफी नियम कायदे भी चेंज हो गए, ठीक है, राइट, हॉलमार्क वगैरह ये सब लगने लग गए हैं, राइट। अब देखो, अब सोना और तांबे का जो मिक्सचर होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आप उनकी कंपोजिशन हर जगह से सेम होता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर सोना ज्यादा और नीचे जो है तांबा और सोने, जैसे अंगूठी के अंदर, जैसे रिंग के अंदर ऊपर ऊपर तो क्या हो गया? ऊपर ऊपर तो सोना ज्यादा हो गया, ऊपर ऊपर तो येलो कर देते हैं इसको, काला सोना थोड़ी होता है येलो। ऊपर ऊपर तो सोना ज्यादा हो गया और नीचे वाले पोर्शन में तांबे की मात्रा ज्यादा और सोने की मात्रा कम, ऐसा तो नहीं होगा। जो कंपोजिशन होती है वो हर जगह से सेम होती है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, ठीक है, ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, राइट। ये क्लासिफिकेशन होता है, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, राइट। अपने जो सिलेबस में है बच्चों वो लिक्विड सॉल्यूशन है। क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। अपने सिलेबस में क्या है बच्चों? लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यही अपन आगे पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर अपन जो है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस लिक्विड सॉल्यूशन, तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे लॉज भी डिस्कस करेंगे, एनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, बहुत सारे लॉज डिस्कस करके आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये चैप्टर कवर करा देंगे, राइट। चल आगे बढ़ते हैं, ये चीज हमने कवर कर ली थी। अब देखो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है बच्चों स्टेप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ठीक है, स्टेप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन स्टेप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो स्टेप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? स्टेप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या होती है सर कॉन्सेंट्रेशन? फटाफट बता दो हमें। देखो,
किसी भी सॉल्यूशन को, उसकी क्वांटिटी को, उसकी मात्रा को अपन कॉन्सेंट्रेशन वर्ड से डिनोट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन शब्द से व्यक्त करेंगे। अब सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में 7 टाइप से सॉल्यूशन को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 7 टाइप से हम सॉल्यूशन की मात्रा को, क्वांटिटी को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैं यहां पर लिख देता हूं, सॉल्यूशन की मात्रा को प्रेजेंट करना। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन स्टेप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्सेंट्रेशन स्टेप्स के थ्रू करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जितनी चीजों को आप कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ही आप परेशान रहोगे। ठीक, आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली समझना है चीजों को, बहुत कॉन्सेप्चुअली डील करना है, राइट? अब देखो, 7 तरीके से अपन किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को अपन व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने टाइप से? 7 टाइप से। और वो कौन कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? वो है मास परसेंटेज, जिसको अपन बोलते हैं W/W, वॉल्यूम परसेंटेज जिसको बोलते हैं V/V, मास वॉल्यूम परसेंटेज W/V, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और ppm पार्ट्स पर मिलियन। एक एक करके सभी कंसंट्रेशन के स्टेप्स को अभी अपन दबोच लेंगे, राइट? तो आप लोग साथ साथ अपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाते रहें, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी, आप लोगों से अनुरोध रहेगा, है ना बच्चों? चलिए, मास परसेंटेज सबसे पहले बात करते हैं मास परसेंटेज की। ठीक, मास परसेंटेज को W/W से भी प्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो मास परसेंटेज का मेरे बच्चों जो फॉर्मूला होता है W/W का, वो होता है मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है ना, परसेंटेज W/W, राइट? ये फॉर्मूला बनता है किसका बच्चों? ये फॉर्मूला बनता है मास परसेंटेज का। ये अभी क्वेश्चन भी करेंगे, एक एक को तसल्ली से अपन पोस्टमार्टम करेंगे एक एक। ठीक, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें, वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है V/V इज इक्वल टू, अब देखो सिंपल सी बात है, W/W है तो ऊपर भी मास रहेगा, और जो सॉल्यूशन का है कंपोनेंट का भी मास रहेगा, और जो सॉल्यूशन का है वो भी क्या रहेगा? वो भी मास रहेगा। V/V की बात करें तो कंपोनेंट की भी वॉल्यूम रहेगी और सॉल्यूशन की भी वॉल्यूम रहेगी। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। अच्छा, ये सारे टॉपिक पढ़ने के लिए आपको बेसिक मोल कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए। आप अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। 11th क्लास के जो पाप आपने किए हैं वो पाप आपको सही करने पड़ेंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगी कि मोल कैसे निकालते हैं तो फिर आप मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? बेसिक नॉलेज मैं दूंगा आपको, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, PYQs अपन सॉल्व करेंगे, राइट? और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चलेंगे। V/V वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या होगा बच्चों? सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100।
ये हो जाता है आपके वॉल्यूम। एक बार मैं आप लोगों को इनके फॉर्मूले बता देता हूं। ठीक, अब बात करते हैं आगे, और वो क्या है? वो है सर मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको W/V बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा मास ऑफ कंपोनेंट मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम of solution multiplied by 100. Okay guys? अरे बोलो भाई, अरे भाई बोलो। ठीक, तो अब देखें, मास ऑफ कंपोनेंट W/W का मतलब है कि सॉल्यूशन, कुल सॉल्यूशन के मास में कंपोनेंट का मास कितने परसेंटेज है। ठीक, जैसे अब मैं आप लोगों को बता देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। यदि मैं बोलूं कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने मिलाए हैं, ठीक है, और उसमें मैं बोलूं कि 10% W/W है, 10% W/W ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक, 10% सॉल्यूशन ग्लूकोज का है, वो जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व। ये W/W किसका दे रखा है आपको? ग्लूकोज का दे रखा है बच्चों। किसका दे रखा है? ग्लूकोज का दे रखा है। एक सेकेंड, ठीक, ये 10% सॉल्यूशन आपको ग्लूकोज का दे रखा है W/W। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि आपको मानना है कि जो सॉल्यूशन है, इट मींस 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 90 gram of water and makes 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है 10% W/W का मतलब है कि जो टोटल सॉल्यूशन है वो कितना है? टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम के अंदर 10 ग्राम जो है ग्लूकोज घुला हुआ। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो पानी कितना हो जाएगा? पानी हो जाएगा 90 ग्राम। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, आप लोगों को समझ में आ गई हो। ठीक है, V/V का मतलब है टोटल सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम कंपोनेंट का। अगर 10% V/V लिखा हुआ है, इसका मतलब है टोटल सॉल्यूशन अपने को मानना है, अज्यूम करना है टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ml, और उसके अंदर सॉल्यूट या फिर कंपोनेंट कितना होगा? जो कंपोनेंट का परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, यहां पर 10% है तो लेसर अमाउंट में 90% तो फिर क्या होगा? सॉल्यूट ही होगा, और 10% 90% तो सॉल्वेंट ही होगा, और 10% जो है बच्चा वो सॉल्यूट होगा, है ना। तो फिर अपन बोलेंगे कि यहां पर जो सॉल्यूट मैं बोलूं या फिर कंपोनेंट ही बोलता हूं, तो फिर कंपोनेंट कितना होगा? जिस कंपोनेंट का अपने को ये परसेंटेज दिया है वो कितना होगा? 10 ml होगा। मतलब 10 ml जो है वो 10 ml जो है वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ये 100 ml क्या है? सॉल्यूशन है। तो अब बताओ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 100 ml माइनस 10 ml इज इक्वल टू 90 ml। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। यदि मैं बोलूं 10% V/V आपके जो है एथेनॉल, एथेनॉल क्या होती है? शराब। 10% V/V एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? 10% एथेनॉल है, 10 ml एथेनॉल हो जाएगी, और 90 ml क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, और टोटल जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा? 100 ml बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। अरे भाई बोलो। ठीक, अब ये वाला देखो, मास वॉल्यूम परसेंटेज, ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं इनके, अभी क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना। तो मास ऑफ कंपोनेंट
अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब मुझे बताओ इसके अंदर अपने को टोटल सॉल्यूशन कितना मानना है। अब सॉल्यूशन की वॉल्यूम है तो इसका मतलब है सॉल्यूशन 100 ml होगा। 100 ml के अंदर कितना घुला हुआ है, इसका मतलब ये 100 ml के अंदर घुला हुआ कंपोनेंट, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ कंपोनेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के अंदर ये चीजें अपने को पुट करनी है। अपने को अगर 10% अगर मान लो ये दिया हुआ, जैसे मान लो 20% W/V दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 20% W/V है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है या फिर जो कंपोनेंट है वो कितना है, जिसकी वैल्यू 20% दी है, कंपोनेंट तो दोनों ही होंगे, कंपोनेंट जिसकी वैल्यू दी है वो कितना होगा, 20 ग्राम होगा। ठीक है, और सॉल्यूशन होगा बच्चों, सॉल्यूशन तो 100 ml ही लेते हैं, और जो आपके टोटल सॉल्यूशन अपने को कितना लेना है, टोटल सॉल्यूशन लेना है 100 ml। तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम ये कंपोनेंट घुला हुआ है। इसका मतलब होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। बोलो, अच्छे से समझ में आ रहा है? अच्छे से ही समझ में आने के लिए आपको अच्छी तरीके से मेहनत कराई जा रही है ना। देखें एग्जाम्पल, देखें बच्चों, यहां पर ये एग्जाम्पल कह रहा है अ सॉल्यूशन डिसॉल्व 10 gram of sodium chloride in 90 gram of water. Calculate the mass percentage of NaCl। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सब कर सकते हो इसको। ठीक है, तो मास परसेंटेज बोला है तो मैं मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखूंगा, W/W इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। राइट, अब मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट कितना है, अब कंपोनेंट का मास दे रखा है, NaCl का कितना दे रखा है बच्चों, 10 ग्राम दे रखा है, तो 10 ग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब वाटर जो है, यहां पर सॉल्यूट कौन है मेरे को आप लोग बताओ, सॉल्यूट जो है वो NaCl है, वो कितना है, 10 ग्राम है। ठीक है, सॉल्वेंट वाटर कितना है, सॉल्वेंट है आपके 90 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट, ये अभी अपन ने पढ़ा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100 ग्राम हो जाएगा। तो बस सॉल्यूशन की जगह सॉल्यूशन लिख दो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। W/W की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10% आ जाएगी। बहुत ही बेसिक सिंपल सा सवाल है ना। बोलो, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, व्हाट वुड बी द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज 20% ऑफ मास बाय मास। मतलब कि क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया है आपको, W/W की वैल्यू दे रखी है, W/W की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20% दे रखी है। और पूछा क्या है आपसे पूछा है W/V की वैल्यू, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है, जो होता क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये W/V परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ये पूछा है। देखो क्वेश्चन देखें, व्हाट वुड बी द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है विच इज 20% ऑफ मास बाय मास, और उसके W मास बाय मास मतलब W/W की वैल्यू दी है। और क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर ml। और ये थोड़ा ध्यान भी रखा करो, जब सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी होती है तो वो अल्टीमेटली आपको बोलता है कि इससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, ये चीज दिमाग के अंदर रखो। ठीक, तो देखो अपने को ये निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं पर भी क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, वो अपन डेंसिटी से निकालेंगे। मास ऑफ कंपोनेंट दिया हुआ ही है, 20% का मतलब क्या होता है, W/W 20% मीन्स
इसका मतलब क्या होता है कि टोटल सॉल्यूशन, अपन ने ऐसा ही लिखा है, टोटल सॉल्यूशन कितना मानेंगे जब परसेंटेज में दे रखा होता, तो मास अपॉन मास दे रखा है, तो टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम के अंदर 20 ग्राम कंपोनेंट, 20 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है। तो सॉल्यूट या जो कंपोनेंट है वो कितना है, वो 20 ग्राम है। ये मास ऑफ कंपोनेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। ये तो होगी बात। अब मास ऑफ कंपोनेंट तो है अपने पास, वॉल्यूम किससे निकाल देंगे, डेंसिटी से। अपने को ये ध्यान रखना है ये फॉर्मूला कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है मेरे बच्चों, डेंसिटी दे रखी है आपको बच्चों 1.02 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास कितना है, मास, अब मास किसका रखेंगे ये ध्यान रखना है आपको, मास सॉल्यूशन का रखेंगे क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की है, तो मास भी सॉल्यूशन का रखेंगे और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की आएगी। और सॉल्यूशन का मास कितना है बच्चों, 100 ग्राम, तो 100 अपॉन, और वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम को V मान लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, V की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन, यहां पर ग्राम है ना, 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक है। V ऊपर चला गया, 1.02 नीचे आ गया, 1.02 नीचे आ गया, और ml ऊपर चला गया, तो वॉल्यूम ml में आएगी। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो जो एग्जैक्ट आएगा वो आएगा 98.03 ml, ठीक। ये वॉल्यूम आ गई। अब अपने को इसमें पुट कर दो वैल्यूज और आपके आंसर आ जाएगा, राइट। तो आप देखो तो W अपॉन V परसेंटेज आ जाएगा आपके मास अपॉन कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट कितना है 20 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है। अब आपको यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रखो, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम है आपके 98.03 और इंटू 100, ये हो जाएगा आपके 2000 अपॉन 98.03। जब आप इसको बच्चों डिवाइड करोगे तो जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 20.38% W अपॉन V। तो होपफुली ये आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। बेसिक मोल कॉन्सेप्ट अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये अपने सॉल्यूशन चैप्टर में काम आएगा, और जो सॉल्यूशन चैप्टर में काम आने वाली चीजें हैं वो मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा। सबसे पहले अगर बात करें तो बच्चों एक मैटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सब की रिसर्च करना, उन सब की कैलकुलेशन करना साइंटिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट होने लगी। इसलिए उन्होंने मोल शब्द इजाद किया, मोल वर्ड को डिफाइन किया, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जिस प्रकार एक डजन के अंदर 12 होते हैं, डजन का मतलब 12 होता है, वैसे ही एक मोल का मतलब एक फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू देती, और उसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये इसका मतलब होता है। जैसे 1 डजन का मतलब 12 होता है, वैसे ही 1 मोल का मतलब इतना होता है। इस वैल्यू को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से, एवोगाड्रो नंबर से, ठीक। अब आप लोगों को एक मोल, जैसे मैं बोल दूं कि 1 मोल वाटर, तो उस वाटर के अंदर वाटर के कितने पार्टिकल्स है, H2O के कितने मॉलिक्यूल्स है, इतने है साहब। अगर मैं बोल दूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोल दूं 1 मोल साइकिल, तो कितनी साइकिलें हो जाएगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 साइकिल्स। समझ रहे हो ना। तो ये 1 मोल का मतलब ये होता है, बस बात खत्म। अब दूसरी बात अपन करेंगे जो अपने काम आने वाली है, वो है बच्चों मोलर मास। किसकी बात करेंगे बेटा, मोलर मास। 1 मोल पार्टिकल्स का जो मास आएगा उसको मोलर मास बोले। अगर मैं बोलूं मोलर मास ऑफ कार्बन, तो मतलब कि कार्बन के 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन के जो एटम है उसका जो मास आएगा वो कार्बन का मोलर मास है। अगर मैं बोलूं
मोलर मास ऑफ CO2, तो मतलब कि 1 मोल CO2 का मोलर मास, मतलब CO2 के कितने पार्टिकल्स का मास, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का जो मास आएगा वो CO2 का मोलर मास है ना। तो मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल सब्सटेंसेस आप लिख दो, 1 मोल मैटर लिख दो, ठीक है। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उसको बेटा क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं, है ना। अब मोलर मास की जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। क्या होती है, ग्राम पर मोल। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा डिफाइन करूं तो मोलर मास है ना, ये एक कुछ फॉर्मूले आप लोग याद रखो, मैं यहां पर लिख देता हूं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों कि मोल जो वर्ड है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है मास अपॉन मोलर मास। क्या रहता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, एक कॉन्सेप्ट आप लोग और ध्यान रखो, ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखोगे तो आप लोगों की थीम बहुत मजबूत हो जाएगी। मैं बता रहा हूं कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। और इतने पार्टिकल्स का जो मास निकलेगा उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं मोलर मास। उसी को क्या बोलते हैं बेटा लोग, मोलर मास। और इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। क्या होती है बच्चों, ग्राम पर मोल, है ना। अब कुछ मोलर मास आप लोग, कुछ जो है एटम्स के मोलर मास आप लोग एटम्स के याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आप यूनिफाइड मास के बारे में भी पढ़ोगे, AMU एटॉमिक मास यूनिट के बारे में भी पढ़ोगे। अपने को अब ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, यहां पर 1 ग्राम पर मोल है। क्या है, मोलर मास की बात कर रहे हैं तो 1 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन के बाद आप कार्बन का याद रखो, इसका 12 ग्राम पर मोल होता है, ये यूनिट सबकी सेम है। नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल होता है। ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल होता है। ऑक्सीजन के बाद आप याद रखो सोडियम का 23 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं सोडियम के बाद में, तो आप लोग याद रखो सल्फर का 32 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। पोटेशियम का 39 ग्राम पर मोल होता है और कैल्शियम का 40 ग्राम पर। इतने याद रख लो, आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, आपका काम बन जाएगा, है ना। और सबके याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा मोलर मास, राइट। चलिए देखते हैं कि अगर आपको मोलर मास निकालने हो तो कैसे निकालते हो। अगर मैं बोलूं आप लोग H2O का मोलर मास निकालो तो कैसे निकालोगे बेटा, बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को ये टेक्निक सिखा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। H2O तो हाइड्रोजन का अपने को पता है 1 होता है, इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 18 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ जाए। इसको मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं, ठीक है। और हालांकि मॉलिक्यूलर वेट का मतलब तो मॉलिक्यूल का वेट होता है जो AMU में होना चाहिए, लेकिन अब इसको लैंग्वेज के अंदर मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं, तो आपको समझ जाना है ये मोलर मास ही है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बच्चों कि बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि सर कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, और आप इसको कैलकुलेट कर लो, 40 प्लस 12 प्लस 48, 48 और 12 ये हो जाएगा 60, और 60 और 40 ये हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल, है ना। ऐसे आप किसी का भी मोलर मास निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलूं H2SO4 का मोलर मास निकल, तो आप लोग निकाल दोगे, बिल्कुल, ये आपका होमवर्क है। चलो दे देता हूं निकाल के, 2 प्लस सल्फर का हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 इंटू 4, इसको कैलकुलेट करो, 2 प्लस 32 प्लस 64,
इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 98 ग्राम पर मोल, है ना। ये न्यूमेरिकल में आपके काफी काम आएगा। ये मोलर मास ऐसे निकालते। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, बहुत बेसिक सा सवाल पूछूं कि कैलकुलेट मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोल्स कैलकुलेट कर, तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना होता है बच्चों, मास यहां पर दे रखा है कितना, 20 ग्राम। मोलर मास जस्ट अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकुलेट किया है, कितना है, 100 ग्राम। तो 20/100, 0 से 0 कट गया, 2/10 कितना हो जाएगा, 0.2 मोल्स आ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार आप मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन मैं पूछ लूं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत बेसिक से सवाल जो मोल कॉन्सेप्ट के हैं, जो अपने सॉल्यूशन के अंदर यूज होंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूं, हाउ मैनी पार्टिकल्स ऑफ 2 मोल NaOH, 2 मोल NaOH में कितने पार्टिकल्स हो, तो आप लोग सॉल्यूशन बताओ। आप लोग लिखोगे कि सर 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, 1 मोल के अंदर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। तो 2 मोल्स के अंदर कितने होंगे, बात समझ गए। इस प्रकार पार्टिकल्स कैलकुलेट करने ना, 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो पता होनी चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12.02046 इंटू 10 की पावर 23। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगाते हैं, तो ये पॉइंट जब इधर आएगा तो एक जो है पावर बढ़ जाएगी, 1.2046 इंटू 10 की पावर 24 पार्टिकल्स हो जाएंगे NaOH के, है ना। इस प्रकार आप लोगों को मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। आगे बात करें बेटा, तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी किसे कहते हैं, मोलैरिटी का क्या डेफिनेशन है। मोलैरिटी का मतलब होता है कि आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में से 1 लीटर सॉल्यूशन को अलग कर, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, आपने बच्चों एक सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। इसमें से आपने क्या कर दिया, 1 लीटर को अलग कर दिया, 1 लीटर को आपने क्या कर दिया बच्चों, अलग कर दिया। अब इस 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, मोलैरिटी बोलते हैं। अभी 1-1 लीटर अलग करके तो हम लोग नहीं करेंगे ना, हम लोग तो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। यही तो साइंस का मजा है, बोलो भाई। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, देखो सबसे पहले अपन अगर डेफिनेशन लिखें मोलैरिटी की, तो आप लोग बताओ क्या होगी डेफिनेशन इसकी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution is called molarity। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, मोलैरिटी बोलते हैं, है ना। ठीक, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसके अंदर होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए। अगर लीटर में नहीं है, अगर लीटर में नहीं है तो ये फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बेटा, ml में। अगर ml में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का डिवाइड करोगे और वो 1000 कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये मोलरिटी का फॉर्मूला आपके सिलेबस के अंदर ज्यादा यूज होगा, क्योंकि ज्यादातर हम लोग जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो ml में बनाएंगे, मिलीलीटर में। ठीक है, इसको जो मोलरिटी को जो है ना मोलर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय मोलर, इसको मोलर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, है ना। अगर मैं बात करूं इसकी तो मैं यहां पर लिखूंगा, इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, इसकी जो मोलरिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। इसको और कैसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, बोलो। चलिए, अगर मैं एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, डेंसिटी दी है तो दिमाग के अंदर डेंसिटी से अपने को वॉल्यूम निकालनी होती है सर। ठीक, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यहां पर कवि ये कह रहे हैं कि आपने 1000 ग्राम क्या लिया है, पानी लिया है, वाटर लिया है, और उसके अंदर यूरिया डाला है, कितना, 120 ग्राम। तो बताओ यूरिया क्या होगा, यूरिया सॉल्यूट होगा, और ये कौन होगा, ये सॉल्वेंट होगा। ये तो समझ में आ गया, यूरिया सॉल्यूट है। अब क्या बोल रहा है आगे, यदि ऐसे मिलाया और जो पानी की जो डेंसिटी है, जो सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 1.15 ग्राम पर ml, तो आपको मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन की मोलरिटी अपने को फाइंड आउट करनी है। AIEEE 2012 का सवाल है ना। देखे, जेई मेंस की जगह AIEEE होती थी पहले, है ना। चलिए, अब वो एग्जाम्स हटा दिए हैं, अब जेई मेंस और एडवांस कर दिए हैं बस। ठीक है, पहले AIEEE अलग होती थी, जेई का पेपर अलग होता था, RPT अलग होती थी, और बहुत सारी कॉलेज भी अपने अपने पेपर्स लेते थे, राइट। तो बहुत सारे फॉर्म भी फिल करने पड़ते थे। ठीक है, चलिए अब देखें, अब मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो यहां पर अपन जो है रबड़ ले लें, इसको मिटा देते हैं, ये मिट क्यों नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो, अब अगर बात करें इसकी, तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, क्या क्या दिया है वो चीजें लिख दो। क्वेश्चन के अंदर दिया है सॉल्यूट यूरिया कितना दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है 120 ग्राम, और इसका मोलर मास भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 60। ठीक है, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर, वो कितना दिया है, 1000 ग्राम। अब बताओ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो 1120 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर लें, राइट। अब क्या बोला है, अब भाई कि आप लोग क्या करो, मोलरिटी निकालो। मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो
सॉल्यूट के मोल निकालेंगे, तो मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। बोलो बेटा, मास अपॉन मोलर मास। मास को W और मोलर मास को कैपिटल M से लिखते, ठीक है। तो मास कितना है, मास है आपके, कितना है आपके हैं 120, और मोलर मास कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 60। तो ये 60, 0 से 0 कट गया, ये 2 मोल्स आ गए, कितना है 2 मोल्स, ठीक है। 60 आपके मोलर मास, ठीक। अब 2 मोल्स आगे सॉल्यूट के। अब अपने को क्या है, वॉल्यूम निकालनी। तो वॉल्यूम हमें पता है कि हम डेंसिटी से निकालते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है बच्चों, डेंसिटी है आपके 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 1.15, और मास अब किसका लेंगे, सॉल्यूशन का लेंगे, ये वाला 1120, और वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। और ये वॉल्यूम किस में आएगी बेटा, ml में आएगी। कैसे पता चला सर आपको, देखो 1.15 ये क्या है, ग्राम अपॉन ml, ये क्या है ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, v आएगा ऊपर, और ये 1.1120 अपॉन 1.15 ये नीचे आ जाएगा, और ml ऊपर चला जाएगा यहां पर। इसको यहीं पर रहने दो, कैलकुलेट आगे करें। अब मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डायरेक्ट पुट कर दे, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि कितना आया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मोलरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया 2 अपॉन वॉल्यूम कितनी है 1120, और ये ऊपर चला जाएगा 1.15 ml में है, तो यहां पर अपन 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब ये पॉइंट को हटाओ और नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहां पर बच जाएगा 2 × 115 × 10 अपॉन 1120, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये 112 को भी काट दो 2 से, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 2 और 6, 115 अपॉन 56 2 जा 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अब ऑप्शन देखेंगे, ये वाला यहाँ पर मिसप्रिंट है, 2.05, 0.50, 1.78 और 1.20, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को नीट में बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, PYQs अगर देखोगे